आज भी लोग चांद के घर पर मौजूद थे। उनका ये बंगला मलक हाउस जैसा तो ना था, मगर फिर भी बहुत सोबर से अंदाज में सलीके से सजाया गया था। हर शय नफीस तरीके से बिठाई गई थी। जिस घर में कल ही बहू रुखसत होकर आई थी, नीलम और सिद्दीक के जनाजे हॉल के बीचों बीच पड़े थे। गुलजार और वॉचमैन के वजूद को उनके घर वाले ले गए थे। आज इस घर में मातम का समा था। इस घर में कदम रखते ही मुस्तफ़ा शाह का दिल धक से रह गया। चारों इतराफ में फैली काफूर की खुशबू से उसका दिल अथाह गहराई में डूबने लगा। हाल में बिछी सफ़े मातम और 2 जनाजे मुस्तफ़ा शाह को आज से कई साल पीछे ले गए। जहां शाह मेंशन जल रहा था, उसके भी सारे अपने एक ही बार में इसे छोड़कर जा चुके थे। तभी किसी ने नीलम के मुंह से कपड़ा हटाया। माथे के बीचों बीच गोली का निशान। मुस्तफ़ा शाह के कदम लड़खड़ाए। उसी वक्त रूप के हाथ से भी उसका हाथ छूटा और वो दौड़कर अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। मुस्तफ़ा ने हैरत से अपने हाथ को देखा, जो कि अब बिल्कुल खाली था। उसने उसका हाथ क्यों छोड़ दिया? हैरत का शदीद पहाड़ उसके सर पर गिरा। इस वक्त तो उसे भी उसकी जरूरत थी। ऐसे ही वक्त का तो वो भी डसा हुआ था। फिर वो क्यों उसका हाथ छोड़कर आगे बढ़ गई थी? वो ये भूल गया था कि सामने 2 लाशें मौजूद हैं। इस घर में अभी अभी मौत हुई थी। फिलवक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसके पोशीदा जख्म इस वक्त किसी को नजर नहीं आ रहे। फिलहाल सबको मिशी की परवाह थी, मगर उसके दिल को ये बात कौन समझाता? दर्द की शदीद लहर दिल में उतरी। जख्मी नजरों से एक दर्द भरी निगाह वहां मौजूद हर इंसान पर डाली और तेजी में वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। मगर इससे पहले ही किसी का शफकत भरा हाथ उसके कंधे पर आन टिका। तुम ठीक हो मेरे बच्चे? शम्स साहब की पुरशफकत मुस्कुराहट देखकर दिल को सुकून मिला। शायद वो पहले से ही जानते थे अगर मुस्तफ़ा यहाँ आया तो उसके दिल की हालत क्या होगी। यस ग्रैंडपा, आई एम फाइन। वो जबरदस्ती मुस्कुराया। मगर वो भी शम्स शाह था। दुनिया देखी थी उन्होंने, और सबके जाने के बाद तो उनकी जान बसती थी अपने पोते में। बचपन से वो उनके हाथों में खेला था, तो वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, तुम एक काम करो, मलक हाउस चले जाओ, वहां कुछ देर आराम कर लो। ठीक है ग्रैंडपा। बिना किसी हीलो उज्जत के वो वहां से चला गया। उनसे कुछ दूरी के फासले पर असवद ये सारा मंजर देख चुका था, मगर वो भी खामोश था। शायद वो भी जानता था ये माहौल देखकर मुस्तफ़ा शाह के दिल पर क्या गुजरी होगी। चांद भैया, मिशी कहाँ है? रूप ने आते ही सबसे पहला सवाल ये किया था। मिशी अपने कमरे में है रूप, जाओ देख लो उसे। उसकी हालत सुबह से खराब है, न कुछ खा रही है न पी रही है। चांद भी बेबसी की इंतहा पर था। तुम रुको रूप, यहाँ मेहमानों को संभालो, मैं उसे जाकर देखती हूँ। अपने करीब से आती अपनी माँ की आवाज पर वो बुरी तरह चौंकी। माँ, ये सब क्या हो गया मिशी के साथ? आंसुओं से लिबरेज आंखें सुर्ख चेहरा लिए वो अपनी माँ से सवाल गो थी। अब वो उसे क्या बताती? ये तो कुदरत के फैसले हैं। कभी देर कभी सवेर हर किसी को इस फानी दुनिया से जाना ही है। लेकिन सिद्दीक साहब जिस मौका पर इस दुनिया से रुखसत हुए थे, ये लम्हा शायद आने वाली जिंदगी में उनकी खुशियों का नासूर बन जाए। तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ो रूप, तुम मेरी बहुत बहादुर बेटी हो। यहाँ सबको संभालो। देखो जाकर तारा की हालत खराब हुई है सुबह से। अपने घर में 2 लाशें देखकर वो बस रोए जा रही है। ठीक है माँ, आप मिशी के पास जाएं, मैं जाकर बाकी सब और तारा को देखती हूँ। वो असबात में सर हिलाती वहां से चली गई। किर्रत को इससे यही उम्मीद थी। वो जितनी भी शैतानियां कर ले, मगर इसमें एहसास जिम्मेदारी बचपन से ही थी। कमरे में घुप अंधेरा किए बेड पर टेक लगाकर ठंडे फर्श पर घुटनों के गिर्द बाजू हायल किए वो साकित बैठी थी। आंसू तो कब के रुक गए थे। ये तो बस दिमाग था जो शल हो गया था। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होती महसूस हो रही थी, मगर फिर भी दिमाग ने माजी का सफर करना नहीं छोड़ा था। एक पल था जब उसकी माँ इस दुनिया में उसे बेसहारा छोड़कर चली गई थी। तब बाप के होते हुए भी उसे खुद पर किसी यतीम का गुमान होता था। और आज का दिन था जब उसका बाप गुमराही से लौट आया था। सारी हकीकत उस पर आश्कार हो गई थी
उसने एक बार फिर मिशी को बचपन की तरह अपना बेटा मान लिया था, मगर यह एहसास वो चंद पल भी महसूस न कर पाई कि खुदा ने इस बार उसे पूरी तरह यतीम कर दिया था। अब तो कोई नहीं था जिसे वो माँ बोले, कोई नहीं था जो इसे बेटी होने के बावजूद बेटा बोले। खून का शायद हर रिश्ता खत्म हो गया था। लम्हा ब लम्हा दिल पर एक भारी बोझ पड़ता महसूस हो रहा था। गले में एक बार फिर गिल्टी उभरने लगी। आंसू लाख कोशिश के बावजूद भी दोबारा आंखों के रिश्ते छलकने को बेताब थे। तभी दरवाजा खुलने की आवाज पर भी वो ना चौंकी। जानती थी कोई आया होगा उसे दिलासा देने, सब्र की तलकीन करने। सुबह से चांद कितनी बार आ चुका था, अभी भी वो खामोश बैठी थी। ये भी उसकी वजह से था। मिशी बेटा, कोई बहुत अपनी अपनी सी आवाज कानों के पर्दों से टकराई। एक पल के लिए मिशी का दिल बहुत जोर से धड़का। ऐसा लगा जैसे माँ आ गई हो। घुटनों के गिर्द हायल बाजू आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगे। चेहरा मोड़कर दरवाजे की सिमत देखा, जहां अंधेरा होने के बाद सिर्फ एक हेवला नजर आ रहा था। माँ। लबों ने बड़ी मुश्किल से जुम्बिश की और ये लफ्ज अदा किया, मगर हल्क ने आवाज का साथ देने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती वो किर्रत थी जिसने बिना किसी गर्ज के उसे किसी रिश्ते नाते के ना होते हुए भी बेटी बनाया। कैसी है मेरी बेटी? उसी के करीब फर्श पर वो भी उसके सामने आन बैठी। अश्क उसकी आंखों में भी थे। आखिर माँ बाप के ना होने का दर्द वो भी तो समझती थी। अगर आज मिशी यतीम हुई थी तो वक्त ने किर्रत से भी उसके ये मुखलिस रिश्ते छीन लिए थे। डैड मुझे हमेशा के लिए अकेला चले गए, वो शिकायत कर रही थी, मगर लहजे में इंतहा की बेबसी थी। रो रो के गला बैठ चुका था। गरम गरम आंसुओं का सयाल भी बिना आवाज बह रहा था। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तो सबको जाना है। इस दुनिया में कुछ भी तो अब्दी नहीं है। जिंदगी है तो खुदा ने मौत बनाई है। वो हम सबसे 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। अगर वो हमसे एक मोहब्बत करने वाला लेता है तो दूसरा उससे पहले हमारी जिंदगी में भेज देता है। हमारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले वो करता है। अब ये हम पर है, हम कितनी जल्दी उसके फैसलों को समझकर दिल से कबूल करते हैं। वो बहुत प्यार से उसे समझा रही थी, मगर इस वक्त वो ऐसी हालत में ही नहीं थी कि कुछ समझ सके। मैं क्या करूं माँ, मुझे सब्र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है दिल दर्द से फट जाएगा। आखिरकार सब्र का बांध टूटा। रोने में शिद्दत के साथ साथ हिचकी भी बंद गई। किर्रत ने उसे सीने से लगाया। वो जो खुद भी कब से अपने रोने को कंट्रोल कर रही थी, उसे इस तरह रोते देखकर खुद भी रो पड़ी। दरवाजे के बाहर खड़ी नूर भी वहीं खड़े खड़े रोने लगी। वो क्यों रो रही थी नहीं जानती थी, बस मिशी का दर्द उसे भी अपने सीने में महसूस हो रहा था। नीलम? ये कैसे हो सकता है? सिद्दीक की बीवी नीलम थी? मतलब सिद्दीक ने दूसरी शादी नीलम से की थी? वो हैरानगी की इंतहाओं पर था। जब एक औरत ने नीलम के चेहरे से कपड़ा हटाया तो असवद की गैर इरादी निगाह उस तरफ पड़ी, और वही वक्त था जब उसे पता चला सिद्दीक की बीवी नीलम थी। ये कोई इत्तेफाक था या फिर? इससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। अगर सिद्दीक ने दूसरी शादी नीलम से की थी तो वो समझ सकता था माँ के रूप में आखिर मिशी को कितना प्यार मिला होगा। लेकिन उसने सिद्दीक से शादी क्यों की? वो भी उसकी एक बेटी और बीवी होने के बावजूद। उसका तो बहुत ज्यादा नखरा था। उसे दुनिया में सबसे अनोखी चीज चाहिए होती थी, और चीज भी वो जो किसी की इस्तेमाल शुदा ना हो। अजीब कश्मकश थी। इस तरह इन दोनों की मौत का होना, क्या ये सब एक दूसरे से जुड़ा था या फिर उसके दिमाग का वहम था? जो भी था उसे चौकन्ना रहना होगा। अपने घर पर वो किसी की परछाई नहीं पड़ने देगा। हेलो सर। एहसन ने इमरजेंसी में मुस्तफ़ा शाह को कॉल लगाई। लगानी ही पड़ी और कोई ऑप्शन न था। बोलो एहसन। वो कितनी मुश्किल से बोल पाया था, ये बस वही जानता था, वरना इस वक्त उसका खुद से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। सर आप ठीक हैं? उसकी भारी आवाज पर एहसन को गुमान गुजरा, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सर वो फराज, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, वरना वो मर जाएगा। एक हफ्ते से परेशान एहसन ने आखिरकार अपनी परेशानी मुस्तफ़ा शाह से भी शेयर कर ही ली। तो ले जाओ एहसन, उसे मरने नहीं देना। तबीयत खराब के बावजूद पल में उसके असाब तन गए थे। सर एक बात बोलूं?
बोलो। यक लफ्जी जवाब आया। मुझे लगता है आपको इसे छोड़ देना चाहिए। इसकी हालत बहुत खराब है। अगर कुछ दिन और ये इस काल कोठरी में रहा तो शायद मर जाए। अगर आप वैसे इस पर तरस खा कर इसको नहीं छोड़ेंगे तो ये सोच कर छोड़ दें, इस इंसान की वजह से आपकी बहन को एक माँ और भाई मिला है। अब की बार एहसन ने बिना कोई बात सुने फोन काट दिया था। दूसरी तरफ से सख्त सुस्त सुनने से अच्छा था कि वो फोन काट दे, जबकि मुस्तफ़ा शाह खुद किसी गहरी सोच में डूबा था। बहुत सोचने के बाद आखिरकार वो इसी नतीजे पर पहुंची थी कि वो एक बार मुकम्मल बात की तह तक जरूर जाएगी। आखिर वो क्यों रूप को तंग करता था, जबकि वो लड़की बाजी करने वाला इंसान ना था। ऐसे इस तरह अगर वो एक बात सुनकर अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ ले तो ये नाइंसाफ़ी होगी। उसे एक कोशिश ज़रूर करनी होगी ताकि आइंदा ज़िंदगी में उसे ये अफसोस ना हो कि उसने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। और अब वो ये भी सोच चुकी थी उसे ये सच किसके मुंह से सुनना है। इसी मकसद को दिल में लिए आज वो अरहम के घर के ऐन सामने खड़ी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, घबराहट भी हो रही थी। दिल कश्मकश का शिकार था, वो सही कर रही है या गलत। एक पल के लिए दिल किया उल्टे पांव लौट जाऊं, मगर फिर उसने भी जबरदस्ती अपने दिल को मजबूत कर रखा था। डोरबेल को 2 बार बजाने के बाद आखिरकार एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। चंद सवालात के बाद उसने कुछ मशकूक निगाहों से उसे अंदर आने की इजाज़त दी। वैसे उसका मशकूक निगाहों से देखना भी जायज़ था। आखिरकार उसने हवाला भी तो अरहम का दिया था। अस्सलामु अलैकुम आंटी। एक 35-40 साला औरत को हाल में बैठा देखकर उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप कौन? अपने घर में किसी अनजान को देखकर रानी को हैरत हुई। इससे ज्यादा हैरत उस अनजान का लड़की होना करवा गया था। लड़की और वो भी इतनी मनमोहनी सोनी। उसने एक ही नजर में रोशनी का सरता पाँव जायजा ले डाला, मगर ये लड़की तो मलक हाउस में भी मौजूद थी। वो सोच में पड़ गई। आंटी, मैं अरहम से मिलने आई थी, क्या मैं मिल सकती हूँ? घर में 100 बार जिस चीज की प्रैक्टिस की थी आखिरकार वो बोल ही दी। रानी की तो आंखें ही फैल गईं। आज तो हैरत के झटके पर झटके लग रहे थे। पहले एक अनजान प्यारी सी लड़की उनके घर में आई थी, ऊपर से वो अरहम का पूछ रही थी। मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही थी जिसकी इनको खबर ना थी। वो हमतन गोश होकर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। खड़ी क्यों हो बेटा, आओ बैठो ना। रानी की आंखें चमक उठीं। ख्यालों में भी उसे ये लड़की अरहम की दुल्हन के रूप में नजर आ रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या खाओगी? कहाँ से आई हो? अरहम को कैसे जानती हो? तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? अच्छा चलो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी कहीं बात पक्की तो नहीं हुई ना? मतलब मंगनी वंगनी वगैरह? रानी ने भी बिना सोचे समझे सारे सवाल एक साथ ही कर डाले। इतने सारे सवालों पर वो बौखला उठी। इन सब सवालों के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था, बल्कि यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा उसने सोचा था। ये लो। किसी ने पानी का ग्लास ऐन उसकी आंखों के सामने किया। रोने के बाद चश्मा भी गीला हो गया था। हाथ बढ़ाकर पानी का ग्लास थामना चाहा, लेकिन गैर इरादी तौर पर छोटी छोटी मखरूमी उंगलियां मजबूत उंगलियों से जा टकराई। पूरे बदन में एक अनजाने एहसास के साथ करंट दौड़ गया। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने अपना हाथ परे खींचा। तभी एहसन भी इस फसूखेज लम्हे से बाहर निकला। सॉरी, गलती से छू हो गया। अपना चश्मा उतार कर वो माजरत खा थी। वो जानता था गलती उसकी नहीं है, यह अमल गैर इरादी तौर पर हुआ है। तभी पानी का गिलास उसके सामने रखा। लो, चश्मा मुझे दो। उसने तारा के सामने हाथ फैलाया। वो हैरान हुई क्योंकि उसका अंदाज इतना नरम था जैसे उनके दरमियान बरसों से दोस्ती कायम हो। उसे अपनी तरफ घूरते देखकर वो बस ठंडी सांस भर के रह गया। गहरी काली आंखें जिनका उसे यूं घूरना एहसन को कंफ्यूज कर गया। उफ, ये आंखें चश्मे के पीछे ही ठीक हैं। ये बात वो दिल में ही बोल सका। उसके घूरने का अमल अभी भी जारी था। तंग आकर नामहसूस तरीके से वो खुद ही उसके हाथ से चश्मा ले चुका था। टिश्यू पेपर से चश्मे पर मौजूद आंसुओं के कतरे साफ किए। अच्छी तरह खुश होने पर चश्मा उसकी तरफ बढ़ाकर वो खुद वहां से चला गया।
मगर तारा का खुद को यूं हैरान होकर देखना उसे अच्छा लगा। जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता था, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था, उसके दिल में मौजूद नरम गरम जज्बातों को और हवा मिलती। अब खुदा जाने क्या होने वाला था। वो हर तरफ तारा को ढूंढ चुकी थी, मगर इतनी भीड़ में उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। नूर से पूछने पर पता चला वो अब ठीक है और किचन में बैठकर खाना खा रही है। तभी उसे भी कुछ सुकून हुआ और वो भी सब मेहमानों को संभालने में लग गई। शाम होने को थी। जितने लोग अफसोस के लिए आए थे अब तकरीबन सारे जा चुके थे। वो भी थक गई थी, मगर यहाँ सब संभालना भी जरूरी था। बेटा इधर आओ। शम्स साहब जो कब से उसे काम करता देख रहे थे, आखिरकार शाम होने पर उनके सब्र का बांध भी टूट गया था। मुस्तफ़ा शाह वहाँ तकलीफ में था और रूप यहाँ बेखबर थी। ऐसा भी नहीं था कि वो ये सब जानबूझ कर रही थी, शायद उसे मालूम ही नहीं था इस बारे में। काश कि वो एक बार मुस्तफ़ा की आंखों में वो दर्द देख लेती, तो यहाँ के बजाय वहाँ उसका दर्द बांट रही होती। जो दादाजी, वो मुस्कुरा कर उनकी तरफ बढ़ी। बेटा मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मुस्तफ़ा को शायद तुम्हारी ज़रूरत हो। वो आज ये माहौल देखकर यहाँ से चला गया है। तुमने यहाँ रहकर अपना फ़र्ज़ निभाया है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। शम्स साहब की बातों पर वो परेशान हो गई। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। हाँ, मुस्तफ़ा की गैर मौजूदगी वो महसूस कर चुकी थी, मगर असल बात ये होगी ऐसा तो उसके वहमो गुमान में भी न था। सुन रही हो बेटा? उसे सोचो कि भंवर में खोया देखकर वो बोल उठे। वो भी यकदम चौंकी। हाँ हाँ दादाजी, मैं सुन रही हूँ। अब वो बड़ा हो गया है, अपनी तकलीफ मुझसे छुपाता है। अपना दर्द मुझसे इसलिए नहीं बांटता क्योंकि उसे लगता है मुझे तकलीफ होगी, लेकिन वो ये भूल जाता है उसे तकलीफ में देखकर मुझे और ज्यादा तकलीफ होगी। वो बेबसी से गोया हुए। तुम जाओ उसके पास बेटा, वो तुमसे अपना दर्द जरूर बांटेगा। वो उससे ये सब बोलना तो नहीं चाहते थे, मगर फिर भी बोल दिया था, क्योंकि मुस्तफ़ा शाह के लिए ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक वक्त में वो दिमागी मरीज रहा था। एक बार वो सबको खोकर उसे भी खोते खोते रह गए थे। इस बार उनमें उसे खोने की हिम्मत नहीं थी। आप फिक्र न करें दादाजी, और ज्यादा टेंशन भी न लें, मैं जाती हूँ उनके पास। वो मुस्कुराकर तेजी से खारजी हिस्से की सिमत बढ़ी। यूसुफ साहब ने उनके करीब आकर उन्हें दिलासा दिया। फिक्र नहीं करो शम्स, हमारी रूप की बातें ही इतने मजे की हैं कि कोई भी अपना गम भुलाकर उसकी मासूम बातों में लग जाता है। वो मुस्कुराकर अपनी पोती को देखने लगे, जो बाहर की सिमत तेजी से जाने के चक्कर में तकरीबन भाग रही थी। हाँ शायद तभी तो मेरे मुस्तफ़ा को वो अपने हर जख्म का मरहम लगी। वो मन ही मन यूसुफ साहब से बोले।